वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए, आज साइकोलॉजी की हमारी क्लास 2 है। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं थोड़ी सी, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। सीधा सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी कल की वीडियो में 2 मिनट हम रिकैप करेंगे कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। इसी तरह विकास भी हमारा क्या है, 4 स्टेजों से होकर गुजरेगा। शैशवावस्था, फिर आएगी बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, गर्भावस्था भी मानते हैं, लेकिन गर्भावस्था को हम एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसमें नहीं पढ़ते। नंबर 1 बात, ना ही प्रौढ़ावस्था को पढ़ा जाता है। मेनली हम विकास की जो यूनिट है हमारी, उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था है उन पर फोकस करते हैं, क्योंकि इन 3 स्टेज के बच्चे स्कूल में जाते हैं अलग अलग लेवल पर। तो कल हम बात कर चुके थे, आत्मा के अध्ययन से कहानी शुरू होती है। 1590 में रुडोल्फ गोइलकर आए, उन्होंने एक बुक लिखी साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का पहला यूज किया गया। अरस्तु को क्या है, साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। स्किनर मानते हैं कि जो अरस्तु है, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु क्या है, मनोविज्ञान के जनक है। लेकिन एनसीईआरटी मानती है कि जो प्रथम शैक्षिक, ये लिख लेना, बिल्कुल भी आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, जैसे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, यहाँ से एस्टेट में पूछा जाता है। एस्टेट में बारीक से बारीक चीज भी पूछी जाती है, और फैक्ट बेस पर। तो हम कोई भी चीज बिना स्किप किए हुए चलेंगे। तो आत्मा का अध्ययन में क्या है, यूनान जब अरस्तु का जन्म हुआ था, 2 भागों में बांटते थे, जो आपस में स्पार्टा के लोग मारकाट किया करते थे। रिवीजन करना बेहद जरूरी है साइकोलॉजी में। ये मत सोचना कि स्किप कर दो आप, क्योंकि जब तक साइकोलॉजी के कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे, आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे, कभी भी समझ में नहीं आएगा। साइकोलॉजी के सिद्धांत रट लोगे, लेकिन कौन सी चीज फंसोगे वहाँ कि संरचनावादी संप्रदाय से कौन से साइकोलॉजिस्ट जुड़े हैं, प्रकार्यवादी कौन से है। और जब तक आप बेस भूमिका नहीं समझोगे कि क्या ही हिस्ट्री पढ़नी साइकोलॉजी की, तो आगे कंसेप्ट आपके सारे रिमिक्स हो जाएंगे। यही साइकोलॉजी की विशेषता भी है, और क्या है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है। और सभी सब्जेक्ट वैसे हैं, जब तक हमें मैथ में मल्टीप्लाई, पहले हम प्लस करना नहीं सीखेंगे, तब फिर माइनस करना सीखेंगे। तो हर सब्जेक्ट को पैटर्न में पढ़ना पड़ता है, और जब तक हमें इसकी नींव ढांचा पता नहीं होगा, हम नहीं याद रख पाएंगे। तो अरस्तु के समय से शुरुआत हुई। स्पार्टा के लोगों को लड़ता झगड़ता देखकर अरस्तु ने पाया कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से क्या है, हम लोगों के व्यवहार में चेंज कर लाते हैं। और साइकोलॉजी बेस हमारी इसी पर बेस है, व्यवहार पर ही बेस है। कितना समय लगा, लगभग 2 से 2,500 साल। आज जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं विषय वस्तु, पहले वो दर्शन शास्त्र से जुड़ी रही, आत्मा से जुड़ी रही। ठीक है, आत्मा को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आत्मा को ना तो हम देख सकते ना छू सकते, उसको पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया गया। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट पर हमें साइंटिफिक स्टडी चाहिए, प्रूफ चाहिए, तभी हम उसका बेस मानेंगे। बिना प्रूफ के कोई भी चीज अनलॉजिकल लगती है, तो इसलिए उसका आत्मा का जो सिद्धांत है वो अमान्य हो गया। आज हम बात करेंगे दूसरा, सीक्वेंस भी पूछा है, आत्मा के बाद मन, मन के बाद चेतना, चेतना के बाद व्यवहार, जो वर्तमान में व्यवहार का स्वरूप अपनाए हुए साइकोलॉजी। एज इट इज क्वेश्चन बने हैं, मैं आपको बाय प्रूफ दिखाऊंगी। ठीक है, तो मन का अध्ययन क्या है, मन के अध्ययन में क्या है भी। फिर बाद में आत्मा को जब अस्वीकार कर दिया, तो बाद में जो साइकोलॉजिस्ट आए, भाई नहीं भाई, साइकोलॉजी के अंदर हम क्या है, मन का अध्ययन करेंगे। मन यानी माइंड से रिलेटेड हो गया। लगभग वो चीज जो सेकंड स्टेज आई, उसमें कुछ चीज ऐसी निकल कर आई जो आज की साइकोलॉजी को बेस बनाया, जिसने नींव प्रदान की। ठीक है, तो इसमें आए पेम्पोलॉजी ने और टॉम्स रीड इसके समर्थक रहे। डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए मन के अध्ययन से कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, तो याद रख लेना और नोट्स जरूर बनाना। पेम्पोलॉजी और टॉम्स रीड समर्थक रहे। तो ये क्या है, ये बोलते हैं कि मन अस्थिर है। इनका भी सिद्धांत क्यों मान्य हुआ कि मन क्या है, मिनट में वही बात है, कभी खुशी कभी गम, कभी रोने लगते हैं कभी हंसने लगते हैं। तो उसको कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे उसको स्टडी किया जा सकता है, इसको ना ही हम देख सकते, और ये तो कांस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, स्थिर है ही नहीं, महसूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब कई बार होते हैं ना, ये तो कोई रो रहा
है तो ये तो खुशी के आंसू है, तो बताओ खुश होने पर भी आंसू आ जाते हैं। तो क्या हुआ, इनका सिद्धांत भी इसलिए ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, फिर महसूस भी नहीं कर सकते ना इस चीज़ को, क्या है अस्थिर है, कभी इधर मन डोलता रहता है हमारा। फिर इनके पेम्पोलॉजी और जो टॉमस रीड है इनके सिद्धांत को भी अमान्य कर दिया गया। अब 1590 वही बात है, रुडोल्फ गोल्कर ने जहाँ बुक लिखी थी और 16वीं शताब्दी तक इसे क्या है आत्मा का अध्ययन माना जाने लगा। 16वीं शताब्दी के बाद क्या है ये मनोविज्ञान जो है सबसे ज़्यादा 2000 साल तक आत्मा के अध्ययन की स्टेज में रहा। पूछा जाएगा आपसे क्या टिक करके आओगे कि बताइए मनोविज्ञान सबसे ज़्यादा साल, ठीक है, कौन सी स्टेज में रहा, पहली स्टेज में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। पहली स्टेज है आत्मा का अध्ययन, दूसरी है मन का अध्ययन, तीसरी क्या है, तीसरी हो गई हमारी चेतना का अध्ययन और चौथी हो गई व्यवहारवाद का अध्ययन। तो लगभग 2000 साल पहले पहली स्टेज में रहा हमारा, ठीक है, हमारा जो मनोविज्ञान है वो। तो लगभग 2000 साल इसमें रहा। मनोविज्ञान है वो सबसे ज़्यादा आत्मा के अध्ययन वाली अवस्था में रहा, यानी पहली स्टेज में रहा। अब चलो भाई इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया गया? क्योंकि मन है, मन को तो हम जांच तोल सकते ही नहीं, मन अस्थिर है, अस्थिर है। फिर आता है भी चेतना का विकास। चेतना के विकास में ये समझो कि लगभग क्रांति आ गई और व्यवहारवाद को इसने जन्म दे दिया था, लेकिन क्या है ये प्रूफ नहीं कर पाए थे, इस कारण से फिर व्यवहारवाद आता है। चलिए बात करते हैं। तो चेतना का अध्ययन, चेतना के अध्ययन में विलियम वुंट जुड़े हैं, विलियम जेम्स जुड़े हैं, टिचनर जुड़े हैं और जेम्स ली जुड़े हैं, ठीक है। और इसी सिद्धांत को, चेतना के सिद्धांत को बोला जाता है संरचनावादी सिद्धांत या संरचनावादी संप्रदाय भी बोला जाता है, ठीक है। इस अवस्था में मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से अलग हो गया भाई, यानी फिलोसफी चलती थी अभी तक, आत्मा का अध्ययन किया जाता था, मन का अध्ययन किया जाता था। अब क्या है ये स्वतंत्र हो गया, अब फिलोसफी से हटके ये इसने अपना एक नया संप्रदाय बना लिया, एक अपना नया ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप का नाम क्या रख दिया भाई? संरचनावादी रख दिया। संरचनावादी में कौन कौन रहेंगे? विलियम वुंट, विलियम जेम्स और टिचनर और जेम्स अली। अब यहाँ बात करते हैं पहले चेतना। चेतना होती क्या है? तो किसी भी प्राणी की जागृत अवस्था जिसमें उसके जो भाव और कार्य है वो चेंज होते रहते हैं, बिल्कुल चेंज होंगे। कभी कोई भाव आएगा, कभी रोने का, कभी हंसने का, कभी कुछ, ठीक है। तो अलग अलग भाव वो जो उसी में आएगा जो प्राणी जीवित है, ठीक। अब नॉन लिविंग थिंग में तो नहीं आएगी, जैसी है वो वैसी ही पड़ी रहेगी। लेकिन चेतना इसने क्या बताया? किसी भी प्राणी की जागृत अवस्था, अगर प्राणी जागृत है तो उसके जो भाव है, इमोशंस है, 14 इमोशन है, उसके स्थायी भाव है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैकडूगल ने दिए थे, हर एक का क्या है स्थायी भाव होता है और इमोशन दिए थे। भावों व कार्यों में बदलाव होगा ही होगा। तो इसको क्या माना गया? चेतना माना गया भी। अगर किसी भी मनुष्य में चेतना है तो चेतना है उसके कार्यों में और भाव में बदलाव आता रहेगा, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग भी आएगा और वैसे भी आता रहेगा। तो इस अवस्था में क्या है, नंबर एक बात क्या याद रखोगे? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, टिचनर और जेम्स ली इस संप्रदाय से जुड़े हैं। संरचनावादी संप्रदाय नाम दिया गया है। चेतना को फोकस किया गया है इसमें। चेतना वो होती है जिसमें भाव और कार्य क्या है में चेंज आएगा। यही फ्राइड भी आएंगे, मैकडूगल भी यही आएंगे। अब क्या है ये सिद्धांत क्या है? फिलोसफी से अलग होकर क्या है एक नया संप्रदाय बना लिया इसने, संरचनावादी संप्रदाय बना लिया इसने। आगे बात करेंगे हम फ्राइड ने। अब आ जाते हैं अभी, फ्राइड भी इसी काल के हैं। समर्थन दिया इन्होंने चेतना का। चेतना पर सबसे ज्यादा काम फ्राइड ने ही किया है। चेतन, अर्धचेतन, ठीक है, और अचेतन, इस पे ईड, ईगो, सुपर ईगो, फ्राइड का जो सिद्धांत है वो एचटेट के फेवरेट टॉपिक है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर लेवल में बनेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक बार यहाँ बेसिक चीज सुन लो। तो फ्राइड ने क्या कहा? चेतना जुड़ी है भाई हमारे माइंड से जुड़ी है, मस्तिष्क से जुड़ी है। चेतना को इसने जोड़ दिया, माइंड से जोड़ दिया। किसने भाई?
फ्रायड ने। तो फ्रायड ने क्या कहा कि हमारे जो मन है ना, वो मन है, उसने तुलना की है। अभी हिमखंड है, हिमखंड आपको पता ही होगा, जो समुंदर होते हैं, समुंदर में क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा, ये मान लीजिए समुंदर है, और समुंदर में ऐसे एक बर्फ का टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई देता है, ये हो गया हिमखंड। और जितना ये ऊपर दिखता है ना, उससे 10 गुना नीचे होता है, भी फैला हुआ 10 गुना नीचे फैला होगा हिमखंड। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 1/10, यानी एक हिस्सा ऊपर दिखाई देता है और इसके 10 हिस्से नीचे की तरफ डूबे हुए रहते हैं। यानी ये क्या कहते हैं, फ्रायड की चेतना के बारे में हम बात करेंगे तो चेतना है, माइंड की रीडिंग कर लेंगे, लेकिन सिर्फ हम चेतन मन की ही करें चेतना में, तो फिर तो उसमें क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। 1% हिस्सा पढ़ पाएंगे, बाकी 9 बच गए, उनको कौन स्टडी करेगा। बालक के व्यवहार में वो 9 चीजें भी तो शामिल है। फ्रायड ने ये सिद्धांत दिया, कंसेप्ट दिया, भाई हिमखंड है तो बाकी जो 10, अब कई बार क्या है, हम बनावटी व्यवहार भी करते हैं, हंस रहे हैं, धक्के काम का हंस रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या है, उस चीज़ के बच्चे को उस चीज़ की स्टडी नहीं करनी जो सिर्फ हमें दिखाई दे रही है कि हाँ जागृत है, वो ऐसे इमोशन कर रहा है, तो वो रो रहा है तो डेफिनेटली वो दुखी होगा, हंस रहा है तो उसके अंदर खुशी है। लेकिन जो नीचे का 10 भाग बच गए, उन पे भी स्टडी करने पर फोकस दिया। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया कि जो ऊपर की जो लेयर है यहाँ दिख रही है, ये सिर्फ ये चेतना है, ठीक है, कि जो जागृत व्यक्ति है, काम कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, गा रहा है, तो ये तो होगी चेतना। और ये बीच वाला हिस्सा इन्होंने माना अर्ध चेतन, क्या माना भी, अर्ध चेतन माना, ठीक है, अर्ध चेतन यानी आधा, ना तो ये सोया हुआ है ना जागा हुआ है, 50-50% है। और ये वाला हिस्सा इसने माना अचेतन, ठीक है, अचेतन। डिटेल में आगे फ्रायड पर एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेट, यहाँ बेसिक जानकारी सुन लो। तो फिर इन्होंने बताया कि तीनों अगर स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ चेतन की ही ना होनी चाहिए, अर्ध चेतन प्लस अचेतन मन की भी स्टडी होनी चाहिए। अचेतन मन में वो चीजें आएंगी जो हम क्या पता हमारे बचपन में है, जैसे कोई विशिष्ट घटना घटी है, कोई चोट लगी होगी, या कोई विशेष हमारा जीवन का खुशी का पल, कोई टीचर अच्छे मिले हमें, और पापा ने क्या है बर्थडे पे कभी साइकिल ला के दे दी कि फलाने जब मैं इतने साल का था, तो वो कोई विशेष जो घटनाएं हैं जो आज भी हमें याद है, वो किस में स्टोर रहती है हमारी, पूछा गया है भी ये स्टेट में, तो वो सारी की सारी अचेतन मन में स्टोर रहती है। चेतन में तो वही रहेगी जो एट प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, बस प्रेजेंट उतना ही है जो 1% हिस्सा है। बाकी अर्ध चेतन में कई बार होता है ना हमारे साथ कि हाँ भाई जीभ तड़े फिर रहा है, वो बात याद तो थी लेकिन दिमाग में तो है, लेकिन वो जुबान पे नहीं आ रही, तो वो वाली कंडीशन होती है अर्ध चेतन में, ठीक है। अर्ध चेतन में 50-50% होता है कि हाँ भाई याद तो है लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हम, याद नहीं आ रही वो चीज़, हाँ ये चीज़ कभी पढ़ी है लेकिन डाउट लग रहा है, तो वो डाउट अर्ध चेतन में ही होता है। क्यों ये डाउट क्यों होता है, क्योंकि कई चीज़ हम कच्ची याद कर लेते हैं, और कच्ची याद करने से क्या है, वो चीज़ें हमारी अचेतन मन में नहीं जा पाती। अचेतन मन में हमेशा मेमोरी है हमारी, जो सुख दुख है वो हमेशा स्टोर रहता है, चाहे वो 2 साल की बात है, कोई विशेष घटना, ये सारी याद नहीं है कि हम 2 साल के थे तो ऐसे ऐसे थे, सारा कुछ याद नहीं रहेगा। कोई स्पेशल चीज़ जो किसी मूवमेंट से जुड़ी है वो हमारे अचेतन मन में स्टोर होती है। कई हमने टॉप किया होगा, ठीक है, हमें सम्मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, कोई गलत काम कर दिया तो मम्मी पापा ने डांटा भी होगा, तो वो मेमोरी आज भी स्टोर है हमारे अचेतन मन में। कच्ची याद होना अर्ध चेतन मन में कि हाँ पढ़ा है लेकिन याद नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन मत कर देना, साइकोलॉजी को अर्ध चेतन मन से नहीं पढ़ना, तो नहीं तो फिर विलियम वुंट की जगह विलियम जेम्स आंसर लगा के आओगे, हाँ कि पढ़ा तो है, मैम ने पढ़ाया तो है, लेकिन अब अर्ध चेतन मन में है, कच्चा याद है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो चेतना में अगर हम अभी चेतना में है, फिर अर्ध चेतन में जाएगी वो बात, और लॉन्ग टाइम तक अगर हमें वो मेमोरी याद रखनी है तो फिर बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, अचेतन मन में तभी जा पाएगी, ठीक है। तो बात हुई है, हो गई बात। तो फ्रॉइड ने क्या बताया, फ्रायड ने हिमखंड से तुलना की, और यहाँ क्या है हमारा जो साइकोलॉजी है दर्शन शास्त्र से अलग हो गया, संरचनावादी संप्रदाय से जुड़ गया। अब बात करते हैं हम 1890 में एक बुक लिखी, किसने लिखी भाई,
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम से एक बुक आई, और इसके लिखने वाले कौन थे भाई, ये लिखी भी विलियम वुंट ने लिखी। किसने लिखी? विलियम वुंट ने लिखी। ठीक है, विलियम वुंट ने लिखी 1890 में एक बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और क्या हुआ 1897 में, गड़बड़ हो गई, 97 नहीं है, 1879 में। ठीक है, 1879 में क्या है, लिपजिंग शहर में एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी है 1890 में। किसने लिखी? विलियम वुंट ने लिखी। विलियम वुंट अलग है, विलियम जेम्स अलग है, ध्यान देना एक बार। ठीक है, 1879 में क्या है, लिपजिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान की स्थापना हुई। मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कौन करता है? भाई इसकी स्थापना विलियम वुंट द्वारा क्या है, लिपजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना होती है। और इस पूछा गया है कि आज के डेट में क्या है, इस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को दूसरा क्या नाम है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो जो ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसे कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। ये वही प्रयोगशाला, ये वही लेबोरेटरी जो विलियम वुंट ने 1879 में लिपजिंग शहर में स्टैब्लिश की थी, उसी को क्या है, उसी को कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या है, प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी में इसने एक्सपेरिमेंट किया था चेतना के ऊपर, विलियम वुंट ने। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट या विलियम जेम्स दोनों है, क्योंकि दोनों ने ही इस पर काम किया था। अगर ऑप्शन में दोनों चीजें कभी नहीं गिवन होगी, विलियम वुंट होगा, ठीक है, विलियम वुंट नहीं होगा तो आपको विलियम जेम्स देखने को मिलेगा। दोनों ने साथ साथ काम किया था, तो दोनों को क्या है, कंबाइन करके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक बोला जाता है। शैक्षिक नहीं लिखा हुआ, ध्यान देना, यहाँ शैक्षिक नहीं लिखा हुआ। आधुनिक जो साइकोलॉजी है उसके फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी माना जाता है विलियम जेम्स और विलियम वुंट को। और भाव व कार्य दोनों से चेतना का पता लगाया जा सकता है कि अगर हमारी चेतना काम कर रही है तो कैसे इमोशंस आ रहे हैं हमारे अंदर और किस तरह के हम कार्य कर रहे हैं, इन चीज के माध्यम से क्या है, हम चेतना का पता लगा सकते हैं। अब आ जाओ भाई, फिर फ्राइड के बाद इसके शिष्य आए मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या कहा, भाई तूने तो सारी चीज गड़बड़ कर दी। शिष्य ने ही क्या है, गुरु की बातों पर ऑब्जेक्शन लगा दिया और एक बुक लिखी। इन्होंने लिखी बुक टीचनर ने है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया, चेंज किया। ठीक है, जिस तरह संविधान लिखने वाला कोई है और आज भी क्या उसमें चेंज होते रहते हैं, उसी तरह क्या है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक तो किसने लिखी, टीचनर ने लिखी। और टीचनर हमारा यही है भाई, देखो टीचनर ये लिखी तो इसने, लेकिन सबसे ज्यादा इस बुक में संशोधन किया, चेंज किया, अच्छे से फिर से दोबारा से काम किया मैकडूगल ने किया। किसने किया भी, मैकडूगल ने। तो मैकडूगल की ही मानी जाती है ये दोनों बुक। लिख लो, पूछा जाता है डायरेक्ट, बताइए निम्न में से ये बुक किसकी है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी इन्होंने क्या है, आउटलाइन जानते हो, समझते हो कि ये हमारी साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी को क्या है, ये आउटलाइन दे दी भी, ये इधर बाहर से आउटलाइन दे दी। ठीक है, तो यही काम किया मैकडूगल ने। तो मैकडूगल ने क्या कहा, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक में फ्राइड की बात को नेग्लेक्ट किया। पेज नंबर 16, ठीक है, इस बुक का जो पेज नंबर 16 है, पेज नंबर 16 पे क्या किया कि ये जो चेतना है, चेतना शब्द ही एक गलत शब्द है, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया मैकडूगल ने कि जो ये चेतना शब्द है, अगर चेतना को हम मनोविज्ञान कह रहे हैं तो ये मनोविज्ञान की बेइज्जती है, सरासर इंसल्ट है, सीधी भाषा में समझ लो। ठीक है, कि क्या है, अगर तुम चेतना को कह रहे हो कि ये चेतना मनोविज्ञान है तो ये सरासर मनोविज्ञान की इंसल्ट है। चेतना का चेतना शब्द को व्यवहार मनोविज्ञान से जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए, अगर जोड़ दिया आपने तो ये इंसल्ट कर दी साइकोलॉजी की। तो चेतना को नेगेटिव शब्द बताने वाला कौन है, क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। मैकडूगल ने बताया, मैकडूगल ने अपने ही गुरु की क्या है वो की, अपनी ही गुरु की बुराई कर दी। ठीक है,
क्या कहोगे और देख लेना। वो उसके सिद्धांत को क्या है अलग बता दिया कि नहीं नहीं आपने तो ऐसे साइकोलॉजी को चेतना से जोड़ दिया तो इंसल्ट कर दी। दूसरी बुक है भाई एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, एक परिचय सामाजिक मनोविज्ञान का एक परिचय, ठीक है, समाज से जोड़ दिया गया साइकोलॉजी को। दोनों ही बुक मैकडूगल ने लिखी थी। मैकडूगल ने सरासर इनकार कर दिया कि नहीं भाई हम चेतना को नहीं मानेंगे, चेतना तो मनोविज्ञान हो ही नहीं सकता, तो सरासर नकारने वाले मैकडूगल है। और फिर मैकडूगल ने अपनी इसमें एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना की जगह क्या है व्यवहार को दिया, चेतना शब्द की जगह व्यवहार लिख दिया कि नहीं चेतना नहीं, अगर हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो व्यवहार में पढ़ेंगे, ठीक है, ये व्यवहार में होना चाहिए। तो मैकडूगल ने व्यवहार नाम दे दिया चेतना की जगह। अब नाम तो दे दिया, चेंज कर दिया, चेतना की जगह व्यवहार रख दिया। किसने रखा भाई? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने क्या किया भाई? मैकडूगल ने चेतना की जगह क्या है व्यवहार नाम दे दिया, व्यवहार, कि नहीं हम साइकोलॉजी के अंडर व्यवहार का अध्ययन करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये सिद्ध नहीं कर पाए, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आप व्यवहार किसे कहोगे। ठीक है, आपने कंसेप्ट दे दिया, हम मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने मान लिया, लेकिन आप प्रूफ करो कि हम व्यवहार के अकॉर्डिंग क्या है, व्यवहार के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या, आप प्रूफ करो, क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट हमेशा प्रूफ मानेगा। तो इस वजह से क्या है, मैकडूगल व्यवहार के बारे में क्या है निष्कर्ष नहीं दे पाए कि हाँ हम व्यवहार इसे कहेंगे, इसको विस्तार नहीं दे पाए। और फिर व्यवहार का नाम सुना तो एक पिल्सबरी नाम के क्या है, पिल्सबरी नाम के एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं, पिल्सबरी, विजिबल है बोर्ड, आई होप, एक मिनट चेक करती हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है। तो पिल्सबरी नाम के एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं, तो इन दोनों ने काम किया कि मैकडूगल से बात नहीं बनी, तो पिल्सबरी आए, ये बोले कि चलो काम करते हैं साथ मिलकर। पिल्सबरी और दोनों से नहीं हो पाया, सिर्फ व्यवहार का नाम का उदय हो गया। आगे व्यवहार का अध्ययन किया, वॉटसन ने किया, थॉर्नडाइक आए, क्लार्क हल आए, स्किनर आए, पॉवलोव आए, तो यहीं से व्यवहार का नाम की एक शाखा पड़ गई कि अब क्या है, नया कंसेप्ट व्यवहार तो आ गया, तो व्यवहार हम कहेंगे किसे, किस चीज़ पर ये बेस्ड होगा। तो उस पर डिटेल में बारीकी से अध्ययन करने वाले जोहन वी वाटसन थे, जिन्होंने 1912 में, ठीक है, अपना एक लेटर लिखा, उसमें बात की इन्होंने कि व्यवहार ये हो सकता है। तो उनका जो लेटर था, उनका जो पत्र था वो बड़ा ही फेमस हुआ। 1913 में बहुत सारी चर्चाएं होने लगी, उसके बाद व्यवहार के रूप में साइकोलॉजी को अपना लिया गया। ठीक है, तो ये कुछ बात थी, मैकडूगल का, ठीक है, इन्होंने कह दिया चेतना के बारे में, और यही पे कहानी खत्म नहीं हुई। अब नया कंसेप्ट व्यवहार आ गया, तो व्यवहार को भी आगे स्टडी किया गया, और वर्तमान में जो हमारा मनोविज्ञान है वो व्यवहारवाद का रूप लिए हुए है। आपको समझ में आया होगा, फिर से रिकैप कर लो भाई, फटाफट चलो जल्दी से, ठीक है। एक ही बात बनती है व्यवहारवाद की, अब व्यवहारवाद ही चलेगा आगे, जितनी चीजें पढ़ेंगे व्यवहारवाद से ही जुड़ी हुई पढ़ेंगे हम। अब आ जाओ भाई मन का अध्ययन कर, तो चलिए बात करते हैं, हम रिवीजन कर रहे थे। मन का अध्ययन इतना ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है मन के अध्ययन का। पेम्पोलॉजी टॉम्स रीड समर्थक है, और मन अस्थिर होता है, ये माइंड से नहीं जुड़ा, ठीक है, मन अलग चीज़ है, इसको देख नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, ठीक है। 1590 से 16वीं शताब्दी तक आत्मा का अध्ययन, और फिर दर्शन शास्त्र में अलग हुआ, चेतना वाले में दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग शहर में क्या है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, और क्या है इनको इस वजह से इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने लेबोरेटरी स्थापित की थी। और आज के कल क्या है, इस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को कार्ल मार्क्स प्रयोगशाला भी बोल देते हैं। DSSP में क्वेश्चन पूछा गया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो विलियम जेम्स और विलियम वुंट दोनों ही है, जो ऑप्शन में आपको दिखे वो पहले टिक करना है, दोनों कभी नहीं दिए होंगे, और अगर दोनों दिए हैं तो हम विलियम वुंट के साथ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किए थे एक लेबोरेटरी स्थापित करके। फिर बाद में क्या है धीरे धीरे हुआ, चेतना के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, और मैकडूगल ने चेतना को हटा दिया पूरी तरह। पेज नंबर 16 कई बार पूछ लेंगे, एचटेट में पता नहीं कुछ भी पूछा जा सकता है। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है उसके पेज नंबर 16 में इन्होंने एक
बात बताई कि क्या है, अगर आप मनोविज्ञान की को चेतना का विज्ञान बता रहे हो तो ये सरासर एक गलत शब्द है, ठीक है, इंसल्ट कर रहे हो आप साइकोलॉजी की, ऐसा कहा मैकडूगल ने। और चेतना को स्किप करके व्यवहार का नाम दिया कि नहीं, हम अकॉर्डिंग साइकोलॉजी में क्या है हम पढ़ेंगे व्यवहार, लेकिन क्या है ये सिद्ध नहीं कर पाए, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पिल्सबरी भी इसके साथ काम करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो फिर व्यवहार का जन्म तो हो गया लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाए, तो मामला यही खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं भी वॉटसन आए। तो वॉटसन ने क्या किया 1912 में, क्या है इस पर क्या है व्यवहारवाद के ऊपर काम किया 1912 में वॉटसन ने, ठीक है। क्या बताया कि इन्होंने एक लेटर लिखा, जो उसके विचार थे वॉटसन के विचार जो व्यवहार के ऊपर, तो उस टाइम के लोगों को काफ़ी अच्छे लगे, पसंद आए। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ व्यवहार हम इस चीज़ को कह सकते हैं। तो वॉटसन क्या कहते हैं कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं जैसा चाहे वैसा उनको क्या है बच्चों को बना दूंगा, चोर बना दूंगा, डाकू बना दूंगा, एक अच्छा आदमी बना दूंगा, मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो। नंबर 1 बात क्या है, वॉटसन को क्या है हम पर्यावरणवादी विचारक भी बोल सकते हैं, पर्यावरणवादी लिख लेना भी, पर्यावरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है साइकोलॉजी की 1912 में, ठीक है। ये कहते हैं कि पूछ लिया गया है कि बताइए कौन से साइकोलॉजिस्ट का ये कथन है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं जैसा चाहे उसे वैसा बना दूंगा। फिर 1913 में इन्होंने क्या है 1913 में पीएचडी किस विषय में की, पीएचडी की इन्होंने, ठीक है, साइकोलॉजी में की पीएचडी। और फिर उसके बाद क्या है इन्होंने पावलोव को भी मिलाया। पावलोव ने पशुओं पर एक्सपेरिमेंट किए कि हाँ ऐसा व्यवहार हो सकता है, प्राणी का अगर ऐसा व्यवहार है वो कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है। और पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है, कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है। डिटेल में अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है पावलोव की, स्किनर की, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वॉटसन के बारे में बताऊंगी यहाँ, क्योंकि उस चीज़ पर हम समय नहीं लगाएंगे जो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पर, ठीक है। फिर अगर कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वॉटसन ने क्या है पहला पूछा जाएगा कि पहली पीएचडी करने वाले विचारक वॉटसन थे, जिसने क्या है मनोविज्ञान में पीएचडी की थी, मनोविज्ञान सब्जेक्ट में पीएचडी की थी। और कब की थी 1913 में की थी, याद रखेंगे। और इस कारण से, और ये 1 दर्जन बच्चे की डिमांड करते हैं, तो ये पर्यावरण के पक्ष में है, एनवायरनमेंट के पक्ष में है कि वो क्या है, इनका सिद्धांत क्या है कि बच्चे का व्यवहार वैसा ही होगा जिस तरह का उसे एनवायरनमेंट दिया जाएगा। जिस तरह आपने एक कहानी सुनी होगी कि 2 तोते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, तो वो अलग अलग हो जाते हैं, एक ऋषि के आश्रम में जाके गिरता है और एक क्या है एक डाकू के आश्रम में जाकर गिरता है। डाकू का आश्रम नहीं होता, डाकू का वो जो डेरा होता है वहाँ। तो क्या है एक राजा आता है, तो राजा ने देखा कि राजा उस साधु के आश्रम में जाता है, तो तोता कहता है कि आइए बैठ जाइए, पानी पीजिए, स्वागत है आपका राजन। तो राजा हैरान होता है कि देखो ये तोता होके मेरी इतना आदर सत्कार कर रहा है। तो नेक्स्ट जब वो आगे जाता है तो जो वो जैसे ही डाकू के डेरे के आसपास पहुंचता है तो वो दूसरा तोता बोलता है कि लूट लो, मार लो, पकड़ लो, ठीक है, जाने मत देना, इस तरह की बातें करता है। तो ये कहानी हमें इसी तरह ये संदेश देती है कि हम जैसी संगत में रहेंगे, जैसे वातावरण में रहेंगे, मनुष्य का व्यवहार वैसा ही हो जाएगा जैसा यही बात वॉटसन करते हैं। और वॉटसन की कहानी भी व्यवहारवाद से जुड़ी होती है, पर्यावरण से जुड़ी है कि जिस तरह हम बच्चे का एनवायरनमेंट होगा, हेरिडिटी है, हेरिडिटी में बच्चे का रंग रूप आधार हो जाएगा, आईक्यू हो जाएगा, लेकिन बच्चे में जो पोटेंशियल है हम बच्चे को उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं दे रहे, तो बच्चे का जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो वैसा नहीं हो पाएगा। और यहीं से व्यवहारवाद की कहानी शुरू होती है। तो वॉटसन को नंबर 1 पर्यावरणवादी माना जाता है। हॉपकिंस विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे, ठीक है। हालांकि हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं और कम ही चांसेस है,
जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो लिख दूंगी मैं। तो ये हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, पहली बार इन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी की, पशुओं पर अध्ययन किए पावलोव के साथ मिलकर, और इनके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है। एक तो पावलोव का हो गया कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, और एक हो गई वॉटसन की थ्योरी को भी क्या है, पर्यावरणवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। और क्या कहेंगे हम पर्यावरणवादी सिद्धांत के अलावा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, और पावलोव का सिद्धांत है वो अनैच्छिक क्रियाओं से जुड़ता है। अनैच्छिक मतलब क्या है, जिस चीज़ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, अब जैसे ही नींबू को देख के हमारे मुंह में पानी आया, तो क्या रोक पाओगे उस चीज़ को, नहीं रोक पाएंगे। अब रिफ्लेक्सिव जो क्रियाएं होती है, अब पलकें झपकेंगी, क्या कब तक रोक पाओगे, नहीं रोक पाएंगे। और खाना, स्वादिष्ट खाना देखते ही मुंह में लार आना, ये भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाएं वो होती है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। प्यास लगी है तो लगी है, हमें पानी चाहिए, भूख लगी, कब तक उन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते, यही चीज़ अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। और जो स्किनर का सिद्धांत है वो ऐच्छिक क्रियाओं पर बेस्ड है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, और मैंने करवा भी रखा है ऑलरेडी। तो ऐच्छिक क्रियाओं से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एक बार, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, कि बताइए जो इनका पावलोव का सिद्धांत है, पावलोव के सिद्धांत में कुत्ता है वो अपनी लार पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे ही घंटी बजी, तो घंटी बजते ही क्या है, उसको वो हैबिट सिखा दी गई थी कि आपको घंटी बजते ही खाना दिया जाएगा, तो बिना भोजन को देखे कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। तो ये जो क्रिया है, सीधा हाँ सीटेट में पूछा गया था, तो ये कौन सी क्रियाएं होगी, तो अनैच्छिक क्रियाएं होगी, ठीक है। क्योंकि कुत्ते का स्वभाव है, जैसे ही कुत्ते का ही नहीं, इंसान का भी, जैसे ही स्वादिष्ट खाने की हमें स्मेल आएगी तो हमारे मुंह में लार आना स्वाभाविक है। इन पर हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हार्ट बीट है, चलेगी ही चलेगी 24 घंटे, चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है। तो जो पावलोव का सिद्धांत है वो अनैच्छिक क्रियाओं से जुड़ा होगा। तो वाटसन के साथ पहले काम किया पावलोव ने। जैसे ही पावलोव आए तो फिर पशुओं पर ढेर सारे अध्ययन हुए। पहले पशुओं का व्यवहार चेक किया गया कि पशु अगर ऐसी कंडीशन दे हम पशु को, जिस तरह कुत्ते को दी गई थी पावलोव के, कि बांध दिया घंटी से, घंटी बजाई और फिर घंटी बजाते ही उसको खाना दे दिया गया। अगर उसी तरह हम बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे, ठीक है, तो उसमें बच्चा क्या सीख पाता है। तो पहले वो चीज़ पशुओं पर करके देखी गई, जिस तरह थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, ठीक है, कॉलर ने चिंपैंजी, सुल्ताना नामक चिंपैंजी पे किया था। तो फिर बाद में उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि हाँ, पशु इस तरह का रिस्पॉन्स कर सकते हैं कोई भी स्टिमुलस दिखाकर। स्टिमुलस रिस्पॉन्सिस अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो क्या है, उस बच्चे को भी हम उस तरह की ट्रेनिंग देकर, उस तरह का माहौल देकर बच्चे के व्यवहार में चेंज किया जा सकता है। तो व्यवहार का चेंज ही क्या है, व्यवहार का परिमार्जन ही क्या है, चेंज इन बिहेवियर ही क्या है, हमारा लर्निंग है। और वो लर्निंग करेंगे हम साइकोलॉजी के अंडर। 4-5 परिभाषाएं बनेगी जो नेक्स्ट कल परसों तक आपको मैं लिखवा दूंगी। इसी में जो हमारी जो चैप्टर 3 जो क्लास 3 आएगी, ठीक है, क्योंकि एचटेट में डेफिनेशन पूछी जाती है हर लेवल में। 2 या 3 डेफिनेशन देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है। वॉटसन ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान क्या है, एक वॉटसन की लिखी लो आप यहाँ, कि वॉटसन ने शुद्ध विज्ञान, सीधा इतना याद रखो, शुद्ध विज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान हो जाए वही क्या है, मनोविज्ञान है। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहने वाले साइकोलॉजिस्ट वाटसन है, क्योंकि वाटसन ने ही लगभग इस पर काम किया। बाद में क्रांति आ गई व्यवहारवादियों की अलग अलग, ठीक है। तो व्यवहारवाद की शुरुआत हो चुकी है। कल पढ़ेंगे हम 4-5 परिभाषाएं, और फिर हमारा जो सीरीज शुरू होगी वो विकास की शुरू होगी। विकास को समझेंगे, वृद्धि को समझेंगे, किस तरह वृद्धि है, विकास है। तो 1-2 क्लास के बाद हमारा, ठीक है, उसमें अंतर करके उसके बाद हमारी लर्निंग की जो क्लास है, यूनिट, वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि लर्निंग थोड़ा सा लेंथी है, थॉर्नडाइक है, क्लार्क हल है, बहुत सारे सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी जो मैंने करवा रखे हैं उनको एक बार नहीं करेंगे,
लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो कर लेंगे। चैनल पर प्लेलिस्ट तैयार है हमारी, बन चुकी है। इंडिया जीके की अलग है, हरियाणा जीके की अलग है और टीचिंग एग्जाम की अलग से प्लेलिस्ट है, जिसमें लगभग 125 के अराउंड हमारी वीडियो है। अपडेट कर दिया गया है, आप जाके किसी भी चीज़ को वहाँ बेसिक से पढ़ सकते हैं। और बाकी मेरी जिम्मेदारी है 1 महीने में आपका सिलेबस साइकोलॉजी का कंप्लीट करवाने की। ठीक है, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। ये यही हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है हमारी। ठीक है, ये ज़्यादा लेंथी नहीं थी, क्योंकि बेस बनाने के लिए हमें इतिहास जानना जरूरी होता है। विकास और वृद्धि है, सारे कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है, यहीं से कहानी शुरू होती है। तो चलिए मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो गई, इन 2 वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ ली, शाखाएं नहीं सॉरी, अवस्थाएं पढ़ ली कि मनोविज्ञान की आत्मा, मन, चेतना और व्यवहारवाद, 4 हमने अवस्थाएं पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान के संप्रदाय, जो 7 से 8 संप्रदाय बनेंगे, उनमें फिर इन साइकोलॉजिस्ट को बांट के पढ़ेंगे। फिर हमारी वो डेवलपमेंट और वृद्धि की यूनिट शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ेंगे, टाइम है हमारे पास, पेशेंस रखें, सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट करेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं इसी तरह साइकोलॉजी और हरियाणा जीके की क्लासेस के साथ। टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक्स द नोट्स जरूर बनाते रहे।